हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। तो आज बहुत समय बाद वीडियो बना रहे हैं, तो आज बहुत बेहतरीन अपन सीख के जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन मैग्नेटिज्म आईआईटी जी नीट लेवल के जो यूजी कंपटीशन एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से इसमें अपन बात करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म एक्चुअल में होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर अपन पढ़ें तो उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सीखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आपके पास आया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपन सीख लेते हैं। ये अपने लिए क्या होगा, बेहतरीन बात होगी। फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड आपके पास कुछ प्रूफ होंगे, उसको अपन लेके चलेंगे और फिर इस तरीके से इस सीरीज़ में अपन मैग्नेटिक फील्ड की सीरीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास जो बहुत बेहतरीन टॉपिक रहता है और जेईई नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, यूजी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं कुछ इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जो चार्ज पार्टिकल है उस पे बात करते हैं और मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसके ओरिजिन की बात करते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल की बात करें तो आपके पास चार्ज पार्टिकल की बात करें तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो चार्ज पार्टिकल बच्चों आपके पास तीन तरीके से मोशन की बात करेंगे। चार्ज पार्टिकल के मोशन की तीन तरीके से बात करेंगे, तीन वेज से बात करेंगे। फर्स्ट वे, सेकंड वे और थर्ड वे। ठीक है, तो फर्स्ट वे में क्या होगा कि आपके पास चार्ज पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट पे होगा, मतलब बिल्कुल रेस्ट पे होगा, यानी स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल होगा। सेकंड सिचुएशन में कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा चार्ज पार्टिकल, कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन में अगर अपन बात करें तो कुछ ना कुछ वो एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन से आपके पास मूव कर रहा होगा। कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसके लिए। कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके लिए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी v, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, कांस्टेंट होगी, यानी इस पे आपके पास करंट फ्लो होगा, कोई Q/T ऐसा कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस करंट को अपन स्पेशली नाम देते हैं। ये आपके पास जो करंट होता है वो एक स्टडी करंट होता है। ये आपके पास जो स्पेशल नाम देते हैं स्टडी करंट, इसको नाम देते हैं। मतलब ये करंट जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये करंट है जो आपके पास टाइम पे डिपेंड नहीं करता। और उसके लिए अपन कुछ बात करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट लेंगे कि ये आपके पास टाइम पे डिपेंड कैसे नहीं करता। ठीक है, उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि ये आपके पास टाइम पे डिपेंड कैसे नहीं करता। कि आप एक कंडक्टर ले लीजिए, कंडक्टर ले लीजिए, तो ये आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी पोजीशन आप मान लो p1। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन पे ये चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं पे पहुंचता है, ये मान लो p2 पोजीशन पे पहुंचता है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v ले ली अपन ने। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या ले ली अपन ने, यहाँ पर v ले ली। अब यहाँ पर आपके पास टाइम, यहाँ पर मान लो टाइम t2 लगा, यहाँ पर टाइम आपके पास t1 टाइम लगा। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपके पास है। तो नेक्स्ट जो चार्ज पार्टिकल आएगा वो आपके पास इतने टाइम पर t1 t2 टाइम पर वो नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब टाइम का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पार्टिकल आएगा, वो t2 टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो टाइम का कोई मतलब नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट हो, ये आपके पास करंट होगा। ठीक है, और ये आपके पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब तीसरे की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल पे क्या हो, एक्सीलरेशन हो। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हो तो उस टाइम बात करेंगे कि वो आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएम वेव्स प्रोड्यूस करेगा, ईएम वेव्स प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। रेडिएटेड एनर्जी बोलेंगे जिसको, क्या बोलेंगे बच्चों,
रेडिएटेड एनर्जी बोलेंगे, और ये एनर्जी इस कंडक्टर में, इस पर्टिकुलर कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस करेगी। वो अपन ईएम वेव्स का जो चैप्टर आएगा उसमें अपन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका क्या एक्सपेरिमेंट होगा कि वो आपके पास सच में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आओ बच्चों इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट 1820 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये आपके पास ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आया था बच्चों। ओरेस्टेड ने क्या बोला था वो एक बार थोड़ा सा सीख लेते हैं कि भैया ओरेस्टेड साहब ने क्या बोला था। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ओरेस्टेड ने क्या बोला था, ओरेस्टेड ने एक सिंपल सर्किट लिया था। एक बच्चों सिंपल सर्किट लिया था, ये देखिए रेजिस्टेंस आर लगा दिया बच्चों, इसमें करंट फ्लो आई करवा दी, और एक बैटरी लगा दी यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके पास क्या हो गई बच्चों, बैटरी हो गई। ठीक है, ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट है वो मैं थोड़ा सा आपके पास एक्सप्लेन करता हूँ। एक इसने क्या ली, एक निडल ली, मैग्नेटिक निडल ली, कंपास जिसे बोलते हैं वो ली। ठीक है, इसको मैग्नेटिक निडल बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक निडल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, मैग्नेटिक निडल क्यों बोलते हैं इसको, एक कंपास है और मैग्नेटिक निडल इसको बोलते हैं। एक इसका रीज़न क्या है मैग्नेटिक निडल बोलते हैं, एक पार्ट को अपन हिंज कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है ये आपके पास इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगला ये पार्ट तो बंधा हुआ है, फिर ये आपके पास रोटेट होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, रोटेट होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और इस पोजीशन चेंज करने को फिजिक्स में क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको डिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये आपके पास मैग्नेटिक निडल है, तो मैग्नेटिक निडल का जो आगे वाला एरो वाला पार्ट है वो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल को शो करता है। और बच्चों मैग्नेटिक निडल का पिछले वाला पार्ट है वो आपके पास साउथ पोल को शो करता है। ठीक है, ये साउथ पोल को शो करता है, ये नॉर्थ पोल को शो करता है। ये मैग्नेटिक निडल आपके पास है और इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब इसको यहां जाके रख दो। ठीक है, मैग्नेटिक निडल वाला जो कंपास है उसको यहां पर जाके रख दो। ठीक है, तो देखो फिर क्या स्थिति घटित होती है, क्या इवेंट होता है यहां पर, वो देखिएगा बच्चों। ठीक है, मैं दोबारा से सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो बच्चों, ये रेजिस्टेंस आर है आपके पास, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ये आपके पास बैटरी है। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोला था बच्चों, बैटरी। ठीक है, इसको बच्चों अपन ने बैटरी बोला था। ये करंट आई फ्लो हो रहा है, इसको अब इसको मैग्नेटिक निडल को इसमें इसको रख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या क्या होगा कि अगर मूविंग चार्ज होगा तो उसके आसपास, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये अपन को प्रूफ करना है। अगर आपके पास क्या होगा बच्चों, इसका जो स्टेटमेंट है वो देख लो एक बार, ओरेस्टेड भाई साहब का जो स्टेटमेंट है वो देख लो। मूविंग चार्ज होगा वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उस वायर के अराउंड वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या करेगा बच्चों, बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मूविंग चार्ज होगा जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बनाएगा। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो इस पे अपन ने यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर इस मैग्नेटिक निडल को रख दिया है। अब इस पे जैसे करंट फ्लो होगा बैटरी से, जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये अपने पास की है, इसको जैसे ही मैंने ऑन कर दिया, ऑन का बटन दबा दिया, जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑन का बटन दबा दिया, तो ऑन का बटन दबाते ही इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने पर ये आपके पास कंपास डिफ्लेक्शन होगा, कंपास में डिफ्लेक्शन होगा। तो कंपास में डिफ्लेक्शन का क्या रीज़न है, कंपास में डिफ्लेक्शन का रीज़न आपके पास बच्चों क्या है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन का रीज़न है बच्चों
वो है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की के अलोंग, ये मैग्नेटिक नीडल है आपके पास बच्चों, ये आपके पास क्या है बच्चों, मैग्नेटिक नीडल है। तो ये आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के अलोंग आना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के अलोंग आना चाहेगा। दोबारा सुन लो, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के अलोंग आना चाहेगा। इस पे टॉर्क और फोर्स, टॉर्क बोल दो या फोर्स बोल दो, दोनों में से एक बोल दो, चलो टॉर्क बोल दो। तो टॉर्क इस पे एक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग मैग्नेटिक निडल आना चाहेगा, तो इसमें वो डिफ्लेक्शन होगा, जिस वजह से क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा बच्चों। ठीक है, डिफ्लेक्शन होगा। वो डिफ्लेक्शन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस पे डिपेंड करेगा। और करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, वो करंट कैसे फ्लो करवा रहे हैं, थोड़ा धीमा करंट फ्लो करवा रहे हैं या थोड़ा स्पीड से करंट फ्लो करवा रहे हैं, वो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी पे डिपेंड करेगी। वो चीज आपके पास किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और जैसे डिफ्लेक्शन आएगा तो डिफ्लेक्शन का मतलब आपके पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या आपके पास डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसका अपने को पता पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने ओरस्टेड साहब ने थोड़ा सा कांड करने की कोशिश की। यहां पर क्या कांड करने की कोशिश की, करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा दिया, रिवर्स डायरेक्शन में आपके पास करंट को फ्लो करवा दिया। और जैसे रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी आपके पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी आपके पास, डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो भी आपके पास क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। इससे पता पड़ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपके पास क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपके पास रिवर्स हो गई। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अपन। ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब बायो सावर्थ लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड अपन बात करते हैं। BSL बायो सावर्थ लॉ। ठीक है, BSL बायो सावर्थ लॉ, इस पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, एक कंडक्टर ले लीजिए, कंडक्टिंग वायर ले लीजिए जिसमें आपके पास करंट फ्लो आई हो रही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। और इस पे कुछ ना कुछ एलिमेंट लेना पड़ेगा, इसका स्मॉल पार्ट करने पड़ेंगे। जैसे ये आपके पास स्मॉल पार्ट, फिर नेक्स्ट स्मॉल पार्ट, फिर नेक्स्ट स्मॉल पार्ट, फिर नेक्स्ट स्मॉल पार्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से स्मॉल पार्ट आपको करने पड़ेंगे। तो मैं एक स्मॉल पार्ट ले रहा हूँ आपके पास, ये DL लेंथ का स्मॉल पार्ट है और इससे आपके पास ये P पॉइंट है। ठीक है, और इन दोनों DL और P पॉइंट के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है, जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्प्लेसमेंट है, वो आपके पास R वेक्टर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये DL जो पार्ट, स्मॉल पार्ट अपन ने कंसिडर किया है बच्चों, वो क्या होता है, करंट एलिमेंट होता है।
तो करंट एलिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, करंट एलिमेंट को। ठीक है बच्चों, देखो करंट एलिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है बच्चों। करंट एलिमेंट क्या होता है आपके पास, ये देखो, ये डीएल स्मॉल पार्ट है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, यानी जो डीएल लेंथ का स्मॉल पार्ट है, यानी उसकी डीएल लेंथ और करंट की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन। करंट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वायर, यानी करंट एलिमेंट हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। करंट एलिमेंट हैज वेक्टर, करंट एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करंट एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट आपके पास क्या होगा बच्चों, करंट वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और शो करने का तरीका करंट एलिमेंट को शो करने का तरीका बच्चों, वो आपके पास क्या हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई लेंथ एलिमेंट बच्चों, यानी करंट आई और लेंथ एलिमेंट डीएल। तो ये आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा। ये आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा, नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, अब इस डायग्राम पे आइए, अब क्या है ये बच्चों, इस डायग्राम पे आइए। अब इस डायग्राम पे आइए, जिस पॉइंट पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे बच्चों। जिस पॉइंट पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसको बच्चों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे बच्चों। जिस पॉइंट पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर को शो करने का तरीका वेयर, पहले अपन बात करते हैं, इसको आर वेक्टर को बाद में शो करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं पहले। मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये होगा आपके पास, ठीक है। अगर इसको बच्चों डीबी वेक्टर को शो करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा और आर स्क्वायर, ये बच्चों आपके पास फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। वेयर बच्चों देखो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी बच्चों 10⁻⁻⁷, ठीक है। इसकी यूनिट देख लो बच्चों, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो बच्चों, ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। ये भी लेंथ है तो एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल, ये इसकी यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये बच्चों टेस्ला होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर केवल बच्चों क्या बचेगा, केवल एक लेंथ बचेगी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर केवल क्या बचेगी, एक लेंथ बचेगी। तो लेंथ को क्या लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, ये मीटर,
और करंट, केवल करंट बचेगा, इसकी कोई क्या नहीं होती, ये तो यूनिट होती नहीं है इसकी, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पियर। ठीक है बच्चों, इसकी ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, नोट कर लो बच्चों। अब अपन बात करते हैं आर वेक्टर क्या होगा, और एंगल ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। आइडियल, ये एंगल थीटा है ना, ये डीएल करंट एलिमेंट, ये आपके पास क्या है बच्चों, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट है, इसमें जो एंगल लेंगे एंड ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है बच्चों, एंगल थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर वेक्टर की क्या है, वेयर बच्चों आर वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड करंट एलिमेंट। ठीक है बच्चों, अब एंगल थीटा की बात करते हैं। वेयर, ऊपर लिख देता हूं बच्चों मैं, थीटा एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लो। अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं, जो ये फॉर्मूला डिज़ाइन किया अपन ने, इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं, और इसका प्लेन देखते हैं पोजीशन वेक्टर का, और अपन करंट एलिमेंट की लेंथ L है, उसका जो प्लेन है वो अपन कैसे बताएंगे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। नोट कर लो बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, आगे इसमें बात करते हैं अपन, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों मैं, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड में मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं बच्चों, हेडिंग डाल लो वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म देखिए बच्चों, dB वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, म्यू नोट ओवर 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर ओवर r क्यूब। ठीक है, ये अपन ने लिख दी, ये आपके पास क्या है, इसकी डायरेक्शन। अब थोड़ा सा इसमें मैं वेक्टर फॉर्म में
कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्लेन वगैरह की बात करने जा रहा हूँ। इन वेक्टर, वेक्टर में क्या सीखते हैं बच्चों, नीचे डालना हेडिंग इन वेक्टर। इन वेक्टर, वेक्टर में क्या सीखते हैं, तो आपके पास जो सी वेक्टर होगा वो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी सी वेक्टर है वो आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर में होता है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, सी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर ए वेक्टर, सी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ये होता है। सी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर ए वेक्टर, सी वेक्टर परपेंडिकुलर ऑलवेज बी वेक्टर, और सी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका जो प्लेन बनेगा ए क्रॉस बी का जो प्लेन बनेगा, इन दोनों से जो प्लेन बनेगा आपके पास, इन दोनों से जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उस प्लेन के क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर हो जाएगा, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर हो जाएगा, और सी वेक्टर प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी वेक्टर के जो प्लेन बनेगा वो कैसा प्लेन बनेगा वो देख लो, 3D में कंसिडर कर लेते हैं वो प्लेन को, ठीक है। इस प्लेन को क्या बच्चों 3D में कंसिडर कर लेते हैं। ये आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है। ये बच्चों आपके पास बी वेक्टर, ये बच्चों आपके पास सी वेक्टर। इनका देखो बच्चों एक प्लेन बनेगा, ये देखो बच्चों ये आपके पास एक प्लेन बन गया। ये प्लेन बन गया। अब ये प्लेन है, ये प्लेन किसका, ए क्रॉस बी वेक्टर का प्लेन है, ठीक है। अब इसकी जो कोई भी प्लेन होता है उसकी डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, ये मान लो बच्चों इसका प्लेन है, कोई भी ये प्लेन है, ये मान लो बच्चों ये प्लेन है वाई जेड, ये आपके पास वाई जेड प्लेन है, ठीक है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो इस प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर, इस प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये प्लेन है वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऑलवेज इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, इस परपेंडिकुलर इसके कौन सी एक्सिस होगी बच्चों, इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर बच्चों कौन सी एक्सिस होगी, इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होगी। तो जो प्लेन है वाई जेड प्लेन है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, जिसकी डायरेक्शन को शो करेंगे अपन, जिसकी डायरेक्शन को शो करेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। और जेड एक्सिस को भी लिखते हैं कैसे, यूनिट वेक्टर में लिखते हैं। जो इसकी डायरेक्शन होगी एक्स कैप होगी, इसको यूनिट वेक्टर में लिखेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर में जो भी एक्स कैप लिख दिया, मान लो वाई कैप लिख दिया, तो ये कोई भी प्लेन की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। इसकी मैंने एक्स कैप लिख दी तो इसकी जो एक्स कैप लिखी है ये इसकी क्या हो जाएगी, इस एरिया की परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगी, और परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगी, और वो यूनिट वेक्टर होगा जो उसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा है, सी वेक्टर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन शो करेगा, ये एक्सिस, सी वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, ए के क्या है परपेंडिकुलर है, बी के भी क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी के क्या हो जाएगी, सी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगी। परंतु अगर डायरेक्शन की बात करें तो सी कैप इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और अपन बात करते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपके पास वैसे भी सोच सकते हो कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर हो जाएगा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर हो जाएगा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसमें बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, ठीक है। तो देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, इस
इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करेंगे, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से शो करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, वो डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा किसके परपेंडिकुलर होगा बच्चों, वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगा, वो होगा प्लेन ऑफ डीएल क्रॉस आर वेक्टर, इसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब मैंने जैसे साइन थीटा लिखा है, अब इसको वापस इस फॉर्म में बदल सकते हैं बच्चों। ठीक है, वापस जो वेक्टर फॉर्म है इसको मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में बदल सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, आई ओवर आर क्यूब, डी एल का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड। जब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा आता है। ये आपके पास मैग्नीट्यूड में तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। डी बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, ये आपके पास बच्चों साइन थीटा। ठीक है, ये वाली फॉर्म आ गई बच्चों। नोट कर लीजिए। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। जो बायो-सावर्त लॉ होता है उसमें डायरेक्शन महत्वपूर्ण होता है। राइट हैंड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो बच्चों इसकी डायरेक्शन की बात करें, इसमें बच्चों करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, ये अपन ने डी एल लेंथ लिए, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। ठीक है, अब थोड़ा सीख लीजिएगा डायरेक्शन के बारे में। ये क्रॉस है, ये आपके पास इनसाइड द पेपर। इसकी डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, इनसाइड द पेपर या इनसाइड द पेपर बोलेंगे, इनसाइड द पेपर या परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर, ऐसा भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर। ठीक है, इनसाइड द पेपर। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पेपर है, पेपर के ये इनसाइड अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, और एक होता है डॉट क्या होता है, आउटसाइड द पेपर। ये क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड द पेपर। ठीक है, ये आपके पास आउटसाइड द पेपर होता है।
अब देखिए करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड ले जाइए, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में ले जाइए और अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए। फिंगर्स को जहाँ कर्ल कीजिए जहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस तरफ करंट अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए जहाँ पर आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और जैसे ही अपन कर्ल करेंगे तो ये आपके पास टिप्स है, वो आपके पास डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। और जैसे मैंने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब ले गया, करंट की डायरेक्शन में ऑलवेज क्या ले जाना है, थंब ले जाना है, और अपना जो फिंगर्स है, फिंगर्स की जो टिप्स है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो करंट की डायरेक्शन में ले गए और टिप्स क्या शो कर रही है, देखो करंट की डायरेक्शन में ले गए, टिप्स क्या है, अंदर की तरफ, पी पॉइंट पर टिप्स क्या है, अंदर की तरफ। करंट की डायरेक्शन में ले गए, टिप्स अंदर की तरफ, तो इनसाइड द पेपर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, इनसाइड द पेपर। और मान लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरफ हो, मान लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरी तरफ हो, मान लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरी तरफ हो, मान लो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरी तरफ हो, ठीक है, ये लो दूसरी तरफ ले लिया। ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब देखिए डायरेक्शन कैसे शो करोगे, करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब ले चलो, तो ये ले चले। अब अपने को कर्ल करनी पड़ेगी, फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट पी है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो अभी आया नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही कर्ल किया अपने पास, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ले जाओ। करंट की डायरेक्शन में अपना थंब है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ अपनी फिंगर्स है, तो टिप्स क्या बता रही है, टिप्स क्या है, बाहर की डायरेक्शन में, कैमरे की तरफ, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो बाहर की डायरेक्शन में है तो ये आपके पास आउटसाइड द पेपर हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनसाइड द पेपर, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब आगे चलते हैं इसकी एनालॉजी पर, ठीक है। जो बायो-सावर्त लॉ है उसकी एनालॉजी कुलाम्स लॉ से रिलेट करते हैं, ठीक है। कुलाम्स लॉ की जो एनालॉजी है वो आपके पास क्या होती है, इसमें बायो-सावर्त की एनालॉजी होती है। मतलब जो कुलाम्स लॉ वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, कौन सा लॉ, बायो-सावर्त लॉ, ठीक है। एनालॉजी ऑफ, लिख दीजिएगा नीचे, एनालॉजी बिटवीन, ऐसा लिख दो, एनालॉजी बिटवीन कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड बायो-सावर्त लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले एनालॉजी में दो चीज़ होती है, एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी करना और डिससिमिलरिटी करना, मतलब समानता बताना, असमानताएं बताना, ठीक है। दोनों रूल्स में क्या समानता है और असमानता है, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। सबसे पहले सिमिलरिटीज़ पे बात करते हैं, ठीक है। सिमिलरिटीज़ पे बात करते हैं। सिमिलरिटीज़ क्या होंगी, सबसे पहले कुलाम्स लॉ, और पेज को दो तरफ पार्ट करोगे, दूसरी तरफ लिख दोगे, दो पार्ट करोगे पेज का और दूसरी तरफ लिख दोगे बायो-सावर्त लॉ, ठीक है। तो कुलाम्स लॉ क्या बोलता है, कुलाम्स लॉ में फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 ओवर R², और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/R², यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसने बताया था, कुलाम्स लॉ में बताया गया था कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बताया था, कुलाम्स लॉ में बताया गया था, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल या ओबे, इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर, इसमें जो बायो-सावर्त लॉ में होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1/r² के। तो इसमें भी लिख सकते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये आपके पास सिमिलरिटीज हो गई। अब देखिए को इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बात करते हैं। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा है Q1, यहाँ पर Q2 चार्ज रखा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, P पॉइंट पे। ठीक है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज माने, दोनों को ही अपन क्या माने बच्चों, पॉजिटिव चार्ज माने। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे E1 वेक्टर, और इसके कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर। ठीक है, E2 वेक्टर। ठीक है, ये होगा। मान लो यहाँ पर भी एक चार्ज है Q3, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E3 वेक्टर इस तरफ। ठीक है, इस Q1 के कारण E1 वेक्टर इस तरफ, Q2 के कारण इस तरफ E2 वेक्टर, Q3 के कारण वेक्टर कितना हो जाएगा, E3 वेक्टर। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे बात करें तो वेक्टर सम, तीनों का वेक्टर सम, E वेक्टर का, E वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, तीनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो बात अलग है, परंतु जो वेक्टर सम है वो होगा तीनों पॉइंट पे। अगर 3 से ज़्यादा पॉइंट हो तो इस तरीके से होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और इसी तरीके से यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड में बात करें तो ये मान लो करंट I फ्लो हो रही है एक वायर में, इसमें बच्चों मान लो I2 करंट फ्लो हो रही है, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बात करना है, तो इस वायर की वजह से तो V1 मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इस वायर की वजह से कितना आ जाएगा, B2 मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा B वेक्टर नेट, इनका वेक्टर सम B1 B2। ठीक है, और मान लो 3-4 वायर हो साथ में, तो इस तरीके से आगे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कूलॉम्स लॉ होगा, बायो-सावर्त लॉ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं और सिमिलरिटीज़ की। यहाँ पर जो सोर्स चार्ज होगा, इतना नोट कर लीजिएगा, ये इसका डायग्राम हो जाएगा बच्चों, नोट कीजिए। अब आगे बात करते हैं।
देखिए बच्चों, आगे चलते हैं अपन। तो इसमें कूलम्ब्स लॉ में बात करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और ये आपके पास कूलम्ब्स लॉ हो गया, ये आपके पास BSL हो गया, ठीक है। इसमें जो सोर्स चार्ज होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सोर्स चार्ज होगा वो Q होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सोर्स होगा, जो इस पे सोर्स होगा, सोर्स करंट क्या होगा, करंट एलिमेंट होगा। सोर्स क्या होगा, करंट एलिमेंट होगा, आइडियल, ठीक है। यहाँ पर जो सोर्स चार्ज होगा वो आपके पास लीनियर होगा, मतलब एक ही पावर का होगा, लीनियर होगा। और यहाँ पर जो सोर्स चार्ज होगा, सोर्स मतलब होगा आइडियल, वो भी क्या होगा, कोई भी पावर नहीं, आई पे भी कोई पावर नहीं है, डीएल पे भी कोई पावर नहीं है, ये भी आपके पास क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं 4-5, वो लिख दीजिए। असमानता की बात करते हैं, डिससिमिलरिटीज। डिससिमिलरिटीज, ठीक है। डिससिमिलरिटीज, ठीक है। तो डिससिमिलरिटीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले डिससिमिलरिटी फार्मूले में ही है, इसमें जो कूलम्ब्स लॉ की डिससिमिलरिटीज हैं, ठीक है, वो बात कर लेते हैं अपन। और ये आपके पास BSL की डिससिमिलरिटीज हैं, इस पे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं और कूलम्ब्स लॉ की सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, मतलब डिससिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। नोट करते जाइएगा। देखो देखो बच्चों, इसका फार्मूला देखो, DE वेक्टर क्या होता है, KDQ और R², ठीक है। ये क्या होता है, एंगल इंडिपेंडेंट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर एंगल इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो एंगल डिपेंडेंट होगा, म्यू आई DL क्रॉस R वेक्टर ओवर R³। ये आपके पास एंगल डिपेंडेंट होगा, यानी अगर इसको सोल्व करें तो म्यू ओवर 4 पाई, यहाँ 4 पाई भी आएगा, पहले 4 पाई नहीं लिखा तो नोट कर लीजिएगा वहाँ पर भी, 4 पाई R² IDL साइन थीटा। ये आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंगल डिपेंडेंट होगा, एंगल डिपेंडेंट, ठीक है। ये आपके पास एंगल डिपेंडेंट होगा। अगर यहाँ पर फोर्स की बात करें, Q1 Q2 ओवर R², और K की वैल्यू क्या होती है बच्चों,
ये होती है 1/4 पाई अपसाला नोट फॉर एयर, इन एयर, ठीक है, इन एयर बात कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 × 10⁹ और कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जो होगी μ0/4 पाई 10⁻⁻7 ये हो जाएगा आपके पास टेस्ला अपॉन टेस्ला मीटर/एम्पियर, ठीक है, ये हो जाएगी। ये मीडियम में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एयर में तो इन एयर है, ये आपके पास क्या है, इन एयर, इन एयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मीडियम की बात करते हैं। अब इसमें मीडियम में क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, वो देखिए। ठीक है, मीडियम में देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, तो मीडियम में मैं बता देता हूँ। इसमें मीडियम में क्या फ़र्क पड़ेगा, मीडियम में क्या लिखेंगे इसको, के को 1/4 पाई अपसाला नोट अपसाला आर। अपसाला आर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अपसाला आर को मीडियम के लिए लिखते हैं, ठीक है, मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक लिखते हैं, ठीक है। और अपसाला नोट को क्या लिखते हैं, अपसाला नोट को परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको म्यू नोट को क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट को लिख सकते हैं, म्यू नोट को लिख सकते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। इसको इस तरीके से नोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको म्यू नोट को इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, ठीक है। अब अपसाला नोट पे डिपेंड बात कर दी, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/अपसाला नोट, ठीक है। यानी फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये डिक्रीज़ होगी, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, फोर्स की वैल्यू F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो K की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। फोर्स की वैल्यू मतलब अपसाइला आर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बढ़ने पर, के की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज़ भी हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो F वेक्टर बराबर QE वेक्टर, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर म्यू इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, DB वेक्टर को इन मीडियम, यहाँ पर इन मीडियम की बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ इन मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन मीडियम, यहाँ बच्चों इन मीडियम की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन इन मीडियम की बात करेंगे। देखो मीडियम की किस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो मीडियम की बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, तो इन मीडियम में क्या होगा, देखते जाओ। यहाँ पर क्या होगा, DB वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट म्यू आर और 4 पाई R स्क्वायर आइडियल साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे। यानी म्यू आर की वैल्यू बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर घट रही है, यहाँ पर बच्चों घट रही है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, ठीक है। ये आपके पास कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं, तो इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। और एक डिससिमिलरिटीज़ बच्चों, एक डिससिमिलरिटीज़ और बताता हूँ, एक डिससिमिलरिटीज़ आपके पास और बताता हूँ। यहाँ पर लिख लो इन मीडियम, इन मीडियम,
इसमें देखिए यहाँ पर जो सोर्स कूलम्ब्स लॉ की डिसिमिलरिटीज़ बता रहा हूँ मैं, कूलम्ब्स लॉ, और यहाँ पर आपके पास है बायो सावर्त लॉ। ठीक है, तो ये इसमें जो सोर्स चार्ज होगा, सोर्स होगा इसमें, वो क्यू होगा, वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। वो क्या होगी आपके पास बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर जो सोर्स होगा बायो सावर्त में, सोर्स होगा वो क्या होगा, आइडियल। वो क्या होगा, करंट एलिमेंट क्या होगा बच्चों, करंट एलिमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपके पास डिसिमिलरिटीज़ है कुछ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्त लॉ। ठीक है, तो इस नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।